मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपने इनका ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, देखो सबसे पहले वाला पार्ट है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। अगर आपको एक स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस गिवन है दो, अगर बाकी वाले दो कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूँ। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिमेनिंग वर्टिसेस और एक आपको स्क्वायर के रिमेनिंग वर्टिसेस कैलकुलेट करने की ट्रिक याद रखनी है। देखो ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके ए बी सी डी, ये जो दो अपोजिट वर्टिसेस हैं, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। मतलब जो भी दो अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, एक को आपने x1 y1 मान लेना है, एक को x2 y2, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करने हैं b के वर्टिसेस और c वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, मतलब b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और c के। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी ट्रिक क्या है। देखो b और c के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखनी होगी आपको। x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यहां क्या आएगा प्लस माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। यहां क्या है y1 प्लस y2, यहां कौन था x1 प्लस x2, यहां आएगा y1 प्लस y2, यहां प्लस माइनस है, यहां आएगा बेटा y1 माइनस प्लस, और यहां क्या आ जाएगा x1 माइनस x2। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसको याद रखने में, डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 डिवाइड बाई 2। यहां पहले क्या आएगा, अब y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2। देख लो यहाँ x1 x2 का जोड़ है या y1 y2 का जोड़ है, या y1 y2 का सब्ट्रैक्शन है या x1 माइनस x2 है। अब यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस है, समझ में आ गई। ये क्या करेगी, एक बार प्लस के कोरस्पोंडिंग एक एक्स वाई आएगा, एक बार माइनस साइन, मतलब एक बार इसका प्लस इसका माइनस लोगे, एक बार इसका माइनस और इसका प्लस लोगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर माइनस 1 2 एंड 3 2, माइनस 1 2 एंड 3 2, माइनस 1 2 एंड 3 2। मतलब एक स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस, दो अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक के माइनस 1 2 है, दूसरे के 3 2 है। कोई बच्चा इसको b के मान सकता है, इसको d के मान सकता है। आप इस स्क्वायर के अंदर दो अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आप इनको कौन से के भी मान सकते हो, ac के मान सकते हो, bd के मान सकते हो। अगर मैंने इनको ac का मान लिया तो a के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 बोलूंगा, c के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 बोलूंगा। अब रिमेनिंग जो वर्टिसेस हैं इस स्क्वायर के b और d, वो कैसे कैलकुलेट होंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा। x1 प्लस x2 तो माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 रख दो इनकी जगह पर, प्लस माइनस y1 माइनस y2 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2। ये क्या आएगा y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है, x1 माइनस x2 तो माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब एक बार क्या करेंगे आप, ये तो कितना हो गया 2, तो एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो प्लस 2 प्लस 0, मतलब इसका प्लस कंसीडर करेंगे, इसका पहला साइन क्या है प्लस, अब इसके माइनस के कोरस्पोंडिंग 4 माइनस माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2, एक पेयर आ गया। दूसरा इसका कितना है ये 2, ये क्या चीज है 2। अब इसका क्या लोगे, नीचे वाला साइन माइनस डिवाइड बाई 2, तो पहले दोनों का फर्स्ट साइन लेना है, फिर सेकंड साइन लोगे इसका, तो 4 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। ये क्या आएगा 2 बाई 2 1, 8 बाई 2 4, और ये कितना आ जाएगा 2 बाई 2 1, 4 माइनस 4 0 बाई 2 0। ये आपके स्क्वायर के रिमेनिंग वर्टिसेस है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 y2 बाई 2, y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है a b c, ये कैसी ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, और वो कहता है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट बताओ, जैसे 3 4 माइनस 2 3, ये है आपके पास 3 4
-2 3, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है। अब तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो कितने आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी भी आपने ट्रिक याद रखनी है, इसी से बात बन जाएगी, क्योंकि हम वहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इसी ट्रिक को आप दोबारा लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, x1 प्लस x2 प्लस माइनस या √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, y1 माइनस y2 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे थर्ड वर्टेक्स के, हो सकता है थर्ड वर्टेक्स के दो पॉसिबिलिटी हो, 2x 2y हो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, पहले y1 प्लस y2 फिर x का डिफरेंस होगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ √3 बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है, x1 माइनस x2 और डिवाइड बाई 2, वो की वो है, सिर्फ दूसरे पार्ट के अंदर √3 को मल्टीप्लाई करना है, अपने आप ट्राई करेंगे अब इस चीज को, समझ में आएगी। तो एक स्क्वायर के दो वर्टिसेस, दो अपोजिट वर्टिसेस, समझ में आई, एक स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टिसेस के अगर वो कोऑर्डिनेट बताता है तो हमें रिमेनिंग वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इस ट्रिक से कैलकुलेट करने हैं। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताता है तो तीसरे वर्टेक्स के जो भी पॉसिबल एक्स वाई आएंगे वो इस ट्रिक से कैलकुलेट करने, सिर्फ √3 मल्टीप्लाई होगा इसी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको एक लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है कि भाई दो पॉइंट एक लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है, ठीक है, दो पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है, जैसे ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये लाइन है l इक्वल टू 0, ठीक है, दो पॉइंट है, अगर एक पॉइंट इधर है x1 y1, दूसरा पॉइंट q इधर है x2 y2, तो ये तो बेटा क्या है, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है, समझ में आई, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट साइड में है। अब सुनो दूसरी बात, अगर एक पॉइंट आपका यही लाइन है, ठीक है, और अगर q इधर ना हो, q भी इधर ही हो x2 y2, अब ये दोनों पॉइंट क्या है, लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है। अब हमारे पास क्या तरीका है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, हमारे पास क्या तरीका है इन दोनों पॉइंट की पोजीशन को चेक करने का कि ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है या इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। आप चेक कैसे करोगे इस चीज को, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाता हूं। मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसी क्वेश्चन को तुम्हें चेक करके दिखाता हूं कि कैसे चेक करेंगे दो पॉइंट को एक लाइन के रिस्पेक्ट में कि वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में। देखो एक दो पॉइंट है 1 2 एंड 2 1, एक पॉइंट है बेटा 1 2 और दूसरा पॉइंट जो Q है वो कितना है 2 1। मेरे को ये चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में या अपोजिट साइड में। लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब जो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास वो क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप लोग को जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो पहले आपने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेनी है, मतलब इज इक्वल टू 0 में बदल दोगे, दिस l इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन को कैसे बोला जाता है, l इक्वल टू 0। अब दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में कब होंगे, अपोजिट साइड में कब होंगे। सुनो आप सीधा सा स्पष्ट तरीका, आप इन दोनों पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन के एल पार्ट में रखोगे। कौन है लाइन की इक्वेशन का एल पार्ट, जो इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में है। अगर इस एल पार्ट की आउटपुट इस दोनों पॉइंट पर क्या आती है, सेम आती है। सेम का मतलब किसके अकॉर्डिंग सेम, साइन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इस लाइन की इक्वेशन का जो ये एल पार्ट है इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में, इसका साइन आउटपुट का दोनों पॉइंट पर सेम आता है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है। और अगर इन दोनों पॉइंट के कोरस्पोंडिंग इस लाइन की इक्वेशन के इस एल पार्ट के आउटपुट का साइन अलग अलग आता है, मतलब इस पॉइंट पर इस लाइन का एल पार्ट का आउटपुट पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है, या इस पर नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव आता है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में, एक ऊपर है तो एक नीचे है। तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करेंगे कि ये जो मेरी लाइन की इक्वेशन का एल पार्ट है जो इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में है, क्या है मेरी लाइन की इक्वेशन का एल पार्ट 4x प्लस 2y माइनस 1। इस एल पार्ट की आउटपुट निकालूंगा मैं पहले पॉइंट 1 2 पर। कैसे निकालूंगा, जहां भी इसमें x है वहां 1 रखूंगा, जहां y है वहां 2 रखूंगा, तो कितना आएगा ये 4 प्लस 4 माइनस 1
8 माइनस 1 दैट इज 7। व्हाट इज 7? 7 इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर 7 पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेरी लाइन की इक्वेशन की आउटपुट इस पॉइंट पर जो भी आती है लेकिन पॉजिटिव साइन की आती है। अब एल पार्ट की आउटपुट इस पॉइंट 2 1 पर, मेरी लाइन की इक्वेशन का जो इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड का पार्ट है वो मेरा एल पार्ट है लाइन की इक्वेशन का। बताइए क्या आएगी 2 1 पर? x की जगह इसमें 2 रखिए और y की जगह इसके अंदर 1 रखिए, माइनस का 1, 8 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 1 दैट इज 9। 9 इज आल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब मेरी लाइन की इक्वेशन का जो l है वो दोनों पॉइंट पर जो भी आउटपुट देता है वो सेम साइन की है। तो अगर आपकी लाइन की इक्वेशन का l दोनों पॉइंट पर, ठीक है, जो भी आउटपुट दे रहा है वो सेम साइन की है, तो दोनों पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है। अगर ये दोनों आउटपुट जो L की आउटपुट है, मतलब जो लाइन की इक्वेशन का इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको मैं L कह रहा हूं, अगर L इन दोनों पॉइंट पर जो भी आउटपुट देता है वो डिफरेंट साइन की होती, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट साइन, मतलब कहां होते, अपोजिट साइड में होते। अब मेरी क्या आ रही है, दोनों पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग मेरी लाइन की इक्वेशन के एल पार्ट का आउटपुट सेम साइन का आता है, तो इसका मतलब ये सेम साइन में, अगर ये पॉजिटिव आता है वो नेगेटिव आता है, मतलब एल की आउटपुट दोनों पॉइंट पर डिफरेंट साइन की आती, तो ये दोनों इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बोले जाते हैं, अपोजिट साइड में। और ये इतना मुश्किल चीज नहीं, आप समझ गए होंगे कि एक लाइन का दो पॉइंट का पोजीशन एक लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, कि वो दोनों पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है या वो दोनों पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। अब जो तीसरी चीज हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा, समझ उसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये हमारा टॉपिक बचा हुआ था। देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं मैं, ये 3 टाइप है। ये जो मैं काम करूंगा ये आपको मैं बताता हूं 3 टाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे, 4 मेनली, एक को तो हमने कर भी लिया था। अगर आपके पास a1x² b1x प्लस c1 डिवाइड बाई नीचे क्या है a2x² प्लस b2x प्लस c2, पहला फॉर्म। दूसरा px प्लस q डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c, ऊपर लीनियर है नीचे उसी वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है ax², वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना आप इस चीज का, ax² ऊपर क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई नीचे लीनियर है px प्लस q, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, या 1 बाई क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। ये जो मैंने आपको 4 टाइप लिखी हैं फॉर x बिलोंग्स टू r, इन सब के अंदर x क्या होना चाहिए, रियल। समझ में आई? इन चारों पार्ट में ये क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है x बिलोंग्स टू r के लिए। अगर आपको इन चारों में से किसी की भी रेंज निकालनी है या किसी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं जो तरीका बताता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक टाइप का, बाकी मैं आपको दूंगा उस क्वेश्चन को करके आप ट्राई कर लेना। x² माइनस 6x प्लस 5 y इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 5, ये पहला पार्ट टाइप है, डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r। वो क्या कहता है कि बताइएगा इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। समझ में? इस एक्सप्रेशन की वो क्या चाहता है आपसे, लिस्ट वैल्यू क्या है। अब ये चारों टाइप आप समझ जाना है, चारों में यही काम करना जो मैं इसमें करूंगा। देखो अगर आपको क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, सेम वेरिएबल का लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, 1 बाई क्वाड्रेटिक, तो उसका x बिलोंग्स टू, अगर इन चारों टाइप में से किसी की भी रेंज निकालनी है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू के लिए, तो आपने क्या करना है, इस जो भी एक्सप्रेशन गिवन है चारों में से उसको y की इक्वल लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x² इंटू वाई प्लस 2x इंटू वाई, इसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, y इज इक्वल टू 1 इसके साथ होगा, तो x² माइनस का 6x प्लस का 5 हो गया। अब क्या करिएगा, सेम टाइप के वेरिएबल इकट्ठे कर दीजिएगा, x² इंटू वाई माइनस का x² प्लस 2xy प्लस 6x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब ये क्या होगा ऐसा करने से, ये x वेरिएबल के क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो x स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर दो, x स्क्वायर कॉमन y माइनस 1, यहां से x कॉमन 2y प्लस 6, यहां पर क्या बच गया आपके पास y माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। ये क्या है, ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपके पास x वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके सॉल्यूशन कौन है, x की वैल्यूज, और x की वैल्यूज वो क्या बता रहा है, रियल। तो अगर x वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x रियल है तो उसके रूट रियल है, रूट रियल है तो d क्या लिख सकता हूं मैं, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये x वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट अगर रियल बताए गए हैं क्वेश्चन में, क्योंकि x वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, x की वैल्यूज होंगी। अब x की वैल्यूज इस क्वेश्चन में क्या है, रियल। तो अगर x वेरिएबल की x रियल है यहाँ पर, तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे पास आ गया तो उसके रूट रियल हैं, तो उसका d क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, बस यही पॉइंट है इसके अंदर कि x वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर x रियल दिया हुआ है तो उसका d क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो बताइए b स्क्वायर का मतलब 2y प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कौन, व्हाट इज a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू c कौन, आपकी कांस्टेंट टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व करो, 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24y, यही होगा, माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक है, और प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 36 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 24y प्लस 24y कितना होगा, 48y, ये कितना है 36 माइनस 20 प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 48 से डिवाइड कर दो, 16 बाई 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस का 1/3। अगर y माइनस 1/3 या माइनस 1/3 से बड़ा है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू, जो लिस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो किसके बराबर है, माइनस का 1/3। अगर रेंज पूछता है तो रेंज हम यहाँ पर दो फैक्टर की प्रोडक्ट आएगी। अब एक वेरिएबल के दो फैक्टर की प्रोडक्ट आती है तो फिर हम उसकी रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इन चारों में से कोई भी टाइप है, आप उसका लिस्ट या मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, यही कंसेप्ट यूज करोगे। अब नेक्स्ट देखो, जो दूसरा पार्ट मैंने बताना है आपको, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा, ए x1 y1, बी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात है, ये x2 y2, सी x3 y3, ठीक है। इसका जो एरिया है कैपिटल ए, उन्होंने कहता है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट देन द ट्राइंगल कैन नॉट बी। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस इंटीजर हैं, मतलब किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर हैं, तो वो कौन से टाइप की ट्राइंगल नहीं हो सकती, मतलब वो कौन सा, क्या नाम है उस ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते, ठीक है, वो क्या होगी। देखो तुम, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ली मैंने जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इंटीजर हैं, तो इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो क्या होगा, हाफ हो। बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ हो मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये x1 y2 y3 x2 ये जो भी आपके लिखे हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है,
अगर ये आपके पास तीनों जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है ये इंटीजर हैं, तो यहां पर ये सारे नंबर अगर इंटीजर लिखे हुए हैं तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू इंटीजर। पक्की बात है कि भाई ये सारे इंटीजर x1 x2 y1 y2 और x3 y3, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आएगा आफ्टर कैलकुलेशन इंटीजर ही आएगा। अब 1/2 इंटू इंटीजर क्या होगा, या तो एक इंटीजर होगा या वो एक रैशनल नंबर, क्योंकि हो सकता है कि इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो इंटीजर आएगा उसको टू कंप्लीट डिवाइड कर भी सकता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं भी कर सकता। हो सकता है कि ये जो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है उससे एरिया का जो ये एक्सप्रेशन इंटीजर आउटपुट देता है वो 5 आ गया, तो 5 को तो 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 5/2 क्या है एक रैशनल नंबर है। तो अगर 2 डिवाइड भी कर देगा इस इंटीजर को जो आएगा इसकी कैलकुलेशन से इस एक्सप्रेशन के, तो या नहीं भी कर पाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं रैशनल नंबर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं एरिया को एक वर्ड में कि रैशनल होगा। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो फिर उसका एरिया किसके बराबर आता है रैशनल नंबर के बराबर। अब देखो अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हुई तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा वो √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होता है, वो √3/4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, अब समझो तुम √3/4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। अगर मेरे पास ये जो भी आपके पास ये क्या है साइड का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है साइड का स्क्वायर है। अगर ये आपके पास जो भी पार्ट है समझ में आई, ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है ए बी और सी के जो वर्टिसेस हैं, ठीक है वो क्या है इंटीजर है, तो ये साइड का स्क्वायर है। तुम समझो इस चीज को कि अगर मैं एक कोई भी साइड निकालूंगा ए बी निकाली, अगर ये ट्रायंगल कैसी हुई इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी ए बी साइड का लेंथ क्या आएगा x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, मतलब दो पॉइंट के x के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका क्या स्क्वायर रूट। अब अगर ये सारे नंबर इंटीजर हैं तो अंदर क्या होगा इंटीजर होगा। अब इंटीजर का रूट आएगा क्या एक साइड की लेंथ। अगर ये ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो उस अगर ये ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं इसको मैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल मानूंगा, ठीक है, तो क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर होता है। अब अगर ये इंटीजर है कोऑर्डिनेट तो फिर साइड आएगी रूट इंटीजर। अब यहां पर आपके पास √3/4 इंटू रूट इंटीजर का स्क्वायर। अगर रूट इंटीजर का स्क्वायर होगा तो ये क्या है इंटीजर है, ये 4 है लेकिन ये √3 है, तो इसका मतलब ये कैसा है इररेशनल नंबर। जब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मैं इंटीजर लेता हूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में एरिया इररेशनल बनता है, समझ में आ गई, और बाकी के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, अगर ये कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो एरिया क्या आना चाहिए था प्रॉपर वर्टिसेस के अकॉर्डिंग रैशनल। लेकिन अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर है तो इसका एरिया क्या आएगा इररेशनल आएगा। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई हैं, समझ में आ गई। तो अगर ये ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, ठीक है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का इधर आएगा इररेशनल और उधर क्या आएगा वर्टिसेस के अकॉर्डिंग रैशनल। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और एरिया एक ही होता है और सेम ही होता है, चाहे किसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस के सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते। अब जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो fx इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8। वो क्या कहता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। ठीक है ना, फाइंड लैम्डा फॉर विच fx इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो लैम्डा की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा आइडेंटिटी होगा।
जब अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास एफ एक्स है, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, कोई भी एक्सप्रेशन है अप टू ए एन, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, सच दैट ए नोट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ऑल आर इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। समझ में आ गई? ये कोई भी एक्सप्रेशन है कितने भी डिग्री का, कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल होना चाहिए, कोई भी n डिग्री का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आइडेंटिटी बनेगा कब, उस कंडीशन पर जिस पर उसके सारे कोफिशिएंट एक साथ क्या बन जाएं, जीरो बन जाएं। अब सुनो मेरी बात, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये आइडेंटिटी कब होगा, उस सेम कंडीशन पर जिस पर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी, एक्स का कोफिशिएंट भी और कांस्टेंट टर्म भी तीनों जीरो बन जाएंगी। तो हमें वो लैम्डा कैलकुलेट करना है जिस पर ये तीनों चीज जीरो बन जाए। कैसे? आप पहला लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 को देखो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब जीरो होगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 पर, ठीक है। ये बताओ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके जीरोस क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा कॉमन लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 2 कॉमन लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 करोगे लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, दूसरे को 0 करोगे लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, सही है। तीसरा बताओ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा, माइनस का 8 सही है आपको, प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस 4 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो या तो लैम्डा की वैल्यू 2 होगी या माइनस 4। अब न्यू सोचो कि वो लैम्डा की वैल्यू क्या है जिस पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों चीज जीरो हो रही है। ये तो जीरो हो रहा है प्लस माइनस 2 पर, ये जीरो हो रहा है 2 1 पर, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट जीरो हो रही है किसके ऊपर, 2 माइनस 4 पर, तो वो सेम लैम्डा क्या है जिस पर ये एक आइडेंटिटी होगा 2, लैम्डा की वैल्यू 2 पर दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये कुछ पॉइंट जो बच गए थे हमारे, ठीक है, मैं उनको क्लियर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। आपका जो पैराबोलिक कर्व होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, उसका वर्टेक्स का यूज है, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिप्रेजेंट्स द कर्व गिवन इन द फिगर, जो फिगर में कर्व गिवन है, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2ac के बराबर है, ये आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। a 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ap इज इक्वल टू 3, और ap अगर 3 है देन op इज इक्वल टू, OP इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिएगा क्या चीज है, ये फिगर है जो अभी मैंने बनाया नहीं है, उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है। ये है बेटा P पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट कौन है, AP3 है, तो ये AP है आपके पास, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाया मिलेगा, AP ये ओरिजिन है, ठीक है, ये 90 है यहाँ। अब आपको AP3 यूनिट गिवन है, तो अगर A से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस, अगर A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो किसी पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये हमने पहले भी पढ़ा है, किसी पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा उस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट। अब तुम एक बात बताओ, इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं, ये क्या है, किसका कर्व है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। डाउनवर्ड है तो इसका a नेगेटिव, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी अब हमें क्या चाहिए, OP चाहिए, तो OP कौन है,
ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है, जो इस ए पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ए पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है इस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका ए का जो एक्स है वही आपका क्या है, ओपी है इस डायग्राम के अंदर। क्लियर। अब मैं वो कैसे कैलकुलेट करूं, देखो ये इस y is equal to ax square plus bx plus c equal to 0, y is equal to ax square plus bx plus c, ये ग्राफ किसका है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। तो मुझे पता है फिर ये क्या है, इसका वर्टेक्स। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व है तो ये a वर्टेक्स है, अगर ये a वर्टेक्स है तो हम वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जानते हैं कितना होता है, माइनस का b/2a, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है वर्टेक्स का, माइनस का d/4a। इसका मतलब माइनस का d/4a, मुझे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का माइनस का d/4a दिया हुआ है 3। मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है, x विच इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो माइनस का b/2a लाना है, x आ जाएगा, वही x क्या है आपका, OP है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब माइनस का d/4a 3 है, तो इसका मतलब मुझे क्या पता है, d/4a इज -3, व्हाट इज d, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac/4a इक्वल टू -3, तो b² माइनस का 4ac इक्वल टू माइनस का 12a, तो b² प्लस 12a, ठीक है, माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अब देखो मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्या गिवन है कि b² किसके इक्वल है, अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2b प्लस 4ac, तो इसका मतलब b², ठीक है, प्लस 2, ये क्या है, b² इज इक्वल टू 2b प्लस 4ac, ये मुझे पता है। तो मैं अगर b² की जगह 2b प्लस 4ac रखूंगा प्लस का 12a माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2b इज इक्वल टू माइनस का 12a, ठीक है। अब 2 6 जा 12, तो देखो b इज इक्वल टू माइनस का 6a, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, माइनस का b/2a, तो x इज इक्वल टू, x मेरा जो x OP है ये किसके इक्वल है, माइनस का b/2a, तो b तो मेरे पास माइनस का 6 से आया है, डिवाइड बाई 2a, a से a कैंसिल, 3 - 3 दिस इज 3 यूनिट। इसका मतलब ये जो आपका ओप ये है ये भी कितना है, 3 यूनिट ही है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो मैंने पार्ट है ये आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, देखो ये क्या चीज है, रूट, एक आपको 2-4 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और याद रखने हैं। हमने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, इनका जो रिजल्ट है वो हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे, 2-4 फॉर्मूले और याद रखोगे, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर, जो भी cos के पास एंगल है उसका आधा, समझ में आ गई, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर, जो भी cos के पास एंगल है उसका आधा एंगल हो जाता है, ठीक है। sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, ये 3 फॉर्मूले याद रखेंगे, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, sin 2 थीटा, मतलब यहां जो एंगल है इधर sin और cos के पास उसका आधा एंगल हो जाएगा, समझ में आ गई। ये जो तीनों रिजल्ट है ये तीनों रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसका स्क्वायर रूट है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, देखो उसका यूज बताता हूं मैं, इसका y क्या आएगा, इस y की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या बचेगा, 1 प्लस cos 4 थीटा, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये 2 तो ये जो आपके पास 2 है इसको अंदर ही रहने दो, 1 प्लस cos 4 थीटा, मैंने क्या बताया, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का हाफ, तो 1 प्लस cos 4 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, इस cos के पास जो एंगल है उसका हाफ एंगल 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 प्लस ये 4 है तो 4 इस रूट से बाहर आएगा तो 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा इस रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया कॉमन 1 प्लस कोस 2 थीटा यही बचा। अब देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर इस कोस के एंगल का आधा एंगल 4 बाहर क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाहर क्या आएगा कोस थीटा। दिस सिंपलीफिकेशन इज 2 कोस थीटा। समझ में आ गई आपने ये याद रखना है। ये जो मैं बता रहा हूं आप इनको सीरियसली लेके पढ़िएगा ठीक है। इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये चीज मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था और आपने इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है बिल्कुल पूछ सकते हैं कल पेपर में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c और वो जो क्लास में हमने किया था वो a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c का था ठीक है। उसमें क्या कर रहा था वो tan अल्फा प्लस tan बीटा के या tan अल्फा इंटू tan बीटा के 4 ऑप्शन दे रहा था। यहाँ a cos थीटा b sin थीटा इक्वल टू c है। वो क्या कहता है इस इक्वेशन के दो रूट है एक अल्फा और एक बीटा और साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा के ऑप्शन दे रहा है वो। तो क्या करेंगे आप इसके अंदर या तो इसके अंदर अगर साइन अल्फा और साइन बीटा के प्रोडक्ट की एडिशन में ऑप्शन दे रहा है तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये पक्का क्वाड्रेटिक अगर इसके दो रूट है तो आपने इसको क्या करना है साइन में कन्वर्ट करना है। अब इसको साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे जो ये साइन की टर्म है इसको एक साइड में ले जाओ और बाकी सारा सिस्टम एक साइड में। जो ये साइन की टर्म है इसको क्या करोगे एक साइड में b sin थीटा इस टर्म को एक साइड में बाकी सारा सिस्टम आपका एक साइड के अंदर ठीक है। आप इसको कोस के क्वाड्रेटिक में भी चेंज कर सकते हो साइन के क्वाड्रेटिक में भी। तो ऑप्शन साइन में दे रहा है तो साइन के क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे ठीक है। दो रूट है तो पक्का क्वाड्रेटिक है एक वेरिएबल में। अगर कोस में ऑप्शन दे रहा है तो कोस के क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे। अब b sin थीटा का होल स्क्वायर इधर भी क्या होगा c माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर करो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos ऑफ थीटा। इससे क्या होगा इससे तो बेटा ये कोस में जाएगी ठीक है ना। इसमें तो इससे तो क्या हो जाएगा ये कोस में कन्वर्ट होगी। तो आपने थोड़ी सी हमने गलती कर दी है। हम क्या करेंगे साइन का पार्ट एक साइड नहीं रखेंगे कोस का पार्ट एक साइड रखेंगे। अगर साइन के क्वाड्रेटिक में चेंज करना तो वो पता चल जाएगा a cos थीटा ठीक है। अब मैं फिर वही काम कर रहा हूँ b sin थीटा जो साइन का पार्ट है जिसके क्वाड्रेटिक में चेंज करना है उसको रखो आप एक साइड c माइनस a cos थीटा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा नहीं 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 क्या कर रहे हैं जो कोस का पार्ट है उसको रखो एक साइड ठीक है। साइन के क्वाड्रेटिक में चेंज करना है तो कोस का पार्ट मैं बार बार वही करता जा रहा हूँ c माइनस b sin थीटा सही है। अब स्क्वायरिंग कर दो वो पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन देखने हैं आपने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन ऑफ थीटा यही होगा। अब देखो तुम ये अब पार्ट आ गया ये तो सारा सिस्टम साइन में है इसको साइन में चेंज कर दो बट इसको स्क्वायर थीटा इन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन ऑफ थीटा यही होगा। अब इसको बना दीजिए प्योर क्वाड्रेटिक साइन में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सोल्व करो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन ऑफ थीटा ले जाओ एक साइड साइन स्क्वायर थीटा की टर्म सब कुछ उधर ही ले जाओ आप। 0 इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाके a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो साइन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन ऑफ थीटा ठीक है। और ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ठीक है। अब मैं 0 को उधर लिखता हूँ उधर वाले पार्ट को इधर लिख देता हूँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन ऑफ थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक है। ये आपका किस में क्वाड्रेटिक है ये साइन थीटा के अंदर। अब अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा भी इसके रूट होंगे।
समझ में आई? अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, ठीक है, तो अल्फा पे जो साइन की वैल्यू आती है और बीटा पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो भी इस साइन के क्या होंगे, रूट। भाई अल्फा और बीटा रूट होने का क्या मतलब है कि थीटा की जगह आप अल्फा रखोगे तो साइन अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं थीटा की जगह मैं अल्फा रखूंगा तो इसका मतलब आप किसने सेटिस्फाई किया, इसको साइन अल्फा ने किया ना। थीटा की जगह बीटा रखूंगा तो साइन बीटा ने एक्चुअल में सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो साइन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन अल्फा और साइन बीटा भी इसके क्या होंगे, रूट। अगर साइन अल्फा और साइन बीटा इसके रूट होंगे तो इसके दोनों रूट्स का सम व्हाट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस का b बाई ए, तो इसका मतलब प्लस 2bc बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ द रूट साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। वो देख लो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, c बाई ए। तो c बाई ए का मतलब c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप दोनों में से एक चीज आपको ऑप्शन के अंदर टकरा जाएगी। समझ में आ गई? अब देखो एक वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, साइन 18 डिग्री। वैसे आप याद रखेंगे साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √5 माइनस 1 बाई 4 होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू अगर ऑप्शन में पूछता है तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1 बाई 4 होता है, √5 माइनस 1 बाई 4। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट हमने एंगल मेजरमेंट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पार्ट है बेसिक, ठीक है, उसमें क्या है, 3 सिस्टम है एंगल मेजरमेंट के। और वो तीनों सिस्टम क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आया था सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसने हमें एंगल को मेजर करने की यूनिट बताई। ठीक है, इसने हमें क्या बताया कि ये एंगल है दो रे के बीच का रोटेशन इनिशियल पॉइंट O पर, दिस थीटा इज द एंगल। ठीक है, तो ये दो रे का अमाउंट ऑफ रोटेशन है। अब देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या बताता है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक राइट एंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू सेक्साडेसिमल सिस्टम दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। और एक डिग्री जो होता है दैट इज 60 मिनट, और एक मिनट जो होता है बेटा वो कितना होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 60 सेकेंड। जो दूसरा एंगल को मेजरमेंट करने की यूनिट वाला सिस्टम जो था वो था सेंटीसिमल सिस्टम। वो दूसरा सिस्टम क्या है हमारा एंगल मेजरमेंट करने का, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल किसके बराबर बोला गया, 100 ग्रेड। ठीक है ना, एक राइट एंगल किसके बराबर बोले गए, 100 ग्रेड होते हैं एक राइट एंगल के अंदर। और एक ग्रेड किसके बराबर का, 100 मिनट। और फिर एक मिनट के अंदर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना बोला गया, 100 सेकेंड। दिस इज द सेकंड सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग तो एंगल कैसे मेजर किया गया, डिग्री, मिनट, सेकंड। अगर इस फॉर्मेट में एंगल का मेजरमेंट है कि उस एंगल में कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड है, तो ये जो थीटा है, थीटा को लिखने का ये जो फॉर्मेट है एंगल मेजरमेंट में, अगर कोई थीटा ऐसे लिखा है तो वो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग एंगल मेजर हुआ है। अगर कोई थीटा है वो x ग्रेड है, उसमें y मिनट है, z सेकंड है, तो ये एंगल का जो मेजरमेंट हुआ है ये किस में, कौन से सिस्टम में हुआ है, सेंटीसिमल सिस्टम में। और तीसरा होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। जो सर्कुलर सिस्टम है एंगल को मेजर करने का वो क्या है, ये बताता है कि ये आपके पास कोई भी सर्कुलर सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो इस सर्कुलर आर्क पर ये AB कोई आर्क है। अगर ये L लेंथ की आर्क है सर्कल पे, ठीक है, और R रेडियस का सर्कल है, तो ये जो एंगल बनाएगी थीटा सेंटर पर, वो थीटा नंबर ऑफ रेडियन किसके बराबर होते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गई? मतलब सर्कल के सरफेस पर कोई भी L लेंथ की आर्क सर्कल के सेंटर पर जितना भी है, जो भी एंगल बनाती है थीटा, दैट इज इन द रेडियन। और कितने रेडियन होते हैं वो सेंटर पे बनाए गए एंगल उस L लेंथ के आर्क द्वारा, L बाई R।
लेकिन ये ध्यान रहे ये रेडियन तभी होगा जब ये यूनिटलेस चीज होगी, मतलब ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये रेशियो आपका यूनिटलेस होना चाहिए। समझ में आई, दोनों की यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये याद रखना है कि सर्कल के सरफेस पर एल लेंथ की आर्क सर्कल के सेंटर पर कितने नंबर ऑफ रेडियन बनाती है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरा पाई रेडियन जो होते हैं, पाई रेडियन वो किसके बराबर है, 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर। एक रेडियन, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। एक रेडियन को अप्रोक्सीमेटली आप कितना याद रखेंगे, 57 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट देखो, इसका एक रिलेशनशिप होता है डिग्री, ग्रेड और रेडियन का। ठीक है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में, कि हम डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, ग्रेड को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो रिलेशनशिप क्या है, d बाई 90 इज इक्वल टू g बाई 100, g मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रेड, 2r अपॉन पाई। ठीक है, दिस इज ए रिलेशनशिप इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डिग्री और रेडियन का। d बाई 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। अगर आपको एंगल में डिग्री है, उनके रेडियन निकालने हैं, तो देखो यहां से अगर d कैलकुलेट करोगे तो 180 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रेडियन। तो अगर आपके पास आपके एंगल में टोटल कितने रेडियन है वो पता है, यहां रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिग्री मिलेंगे आपको। समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आपको रेडियन निकालने हैं तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री। समझ में आ गई। अगर आपको रेडियन पता है टोटल एंगल में, डिग्री निकालना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए रेडियन को। अगर रेडियन निकालने हैं, डिग्री पता है टोटल, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों यूज करिए। मतलब इन तीनों को आपस में, किन्हीं दो को यूज करके एक को दूसरे के अंदर इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि एंगल का डिग्री, ग्रेड और रेडियन का आपस में क्या है, ये रिलेशनशिप है कि हम किसी भी एंगल को डिग्री, ग्रेड और रेडियन के अंदर चेंज कर सकते हैं। समझ गए कि आपको किसी एंगल में डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एंगल है थीटा, उसमें 40 डिग्री है, 20 मिनट है। अगर वो यूं कहता है कि इस एंगल के टोटल रेडियन बताओ, टोटल रेडियन जब आएंगे जब टोटल डिग्री होंगी, टोटल डिग्री जब आएंगे जब टोटल रेडियन होंगे, क्या करेंगे आप, ये आपने यूं समझना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। और एक ये चीज कि a इंटू बी बाई सी का दूसरा नाम होता है a प्लस बी बाई सी। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं होता है, चाहे a इंटू बी बाई सी लिखो चाहे a प्लस बी बाई सी लिखो। तो ये जो थीटा एंगल है, इसमें 40 डिग्री है, 20 मिनट है, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री हो गया। अगर मैं इस एंगल में टोटल डिग्री निकालना चाहता हूं तो ये तो डिग्री है ही, 20 मिनट के डिग्री निकाल लो, तो 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 20 डिवाइड बाई 60 कितना होगा, 20/60। तो बेटा कितना डिग्री हो गए, 1/3 डिग्री। अगर ये 1/3 डिग्री है तो 40 थीटा क्या होगा, 40 डिग्री इंटू ये कितना है 1/3 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा, चाहे 40 प्लस 1/3 लिख लो, चाहे 40 इंटू 1/3 डिग्री लिख लो। समझ में 121 डिवाइड बाई 3 डिग्री, ये टोटल डिग्री है। जब टोटल डिग्री आ गए तो रेडियन आ जाएंगे, पाई बाई 180 इंटू टोटल डिग्री लिख दो, पाई में रहने दो, रेडियन पाई में ही आते हैं। समझ में आ गई। तो ये तरीका है डिग्री को रेडियन में, डिग्री, ग्रेड और रेडियन आपस में इनको क्या करने का, इंटरचेंज करने का, ये एक रिलेशनशिप है। अब देखो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी है, टाइम और वर्क की प्रॉब्लम है। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, वैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ध्यान से सुनो आप इसको, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in 15 days and 10 days। ए और बी दो आदमी हैं, वो एक काम को 15 दिन में ए करता है, 10 दिन में बी करता है। दे वर्क टूगेदर
दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days, 4 दिन वो इकट्ठे काम करते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days एंड देन बी लीव्स, एंड देन बी लीव्स, उसके बाद बी छोड़ देता है काम को। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन, विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बच गया काम है उसको ए अकेला अब कितने दिन में पूरा करेगा, क्योंकि ए बी ने साथ छोड़ दिया। समझ में आ गई? पहले उसके साथ कौन था? बी था, अब बी ने साथ छोड़ दिया है। समझ में आ गई? अब बताइएगा बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। अब बताइए कैसे करेंगे। देखो, काम डेज में हो रहा है, 1 दिन का काम निकालते हैं करने वाले का। आवर्स में हो रहा है, 1 घंटे का काम निकालते हैं करने वाले का। अगर ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब जो ए का 1 डे वर्क है, एज 1 डे वर्क, ए का जो 1 दिन का काम करने की हिम्मत है वो 1/15 है। ठीक है, बी अगर 10 दिन में कर रहा है तो बी इज 1 डे वर्क, बी का जो 1 दिन का काम है वो कितना है? 1/10 पार्ट। जो भी काम है उसका 1/10 पार्ट वो 1 दिन में कर सकता है। अब सुनो मेरी बात, दोनों मिलके 4 दिन लगे रहे। ठीक है, तो दोनों ने 4 दिन लगे रहे, दोनों 4 दिन तो दोनों लगे रहे, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। तो 4 दिन में पोर्शन ऑफ द वर्क, पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ए एंड बी इन 4 days, 4 दिन में उन्होंने टोटल काम करया कितना? कितना करया? ए ने तो अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग 4 दिन में कितना करया? 4/15। और ए ने, बी ने अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग 4 दिन में कितना करया? 4/10। टोटल इतना ही पोर्शन करया। भाई ए की 1 दिन की हिम्मत इतनी है, बी की 1 दिन की इतनी हिम्मत है, दोनों 4 दिन लगे रहे तो 4 दिन में ए ने इतना करया होगा, बी ने इतना करया होगा। ठीक है, तो जोड़ दो कितना होगा भाई? ये 30, 4 तो कॉमन आ जाएगा, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो 20/30। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके काम का 2/3 पोर्शन कंप्लीट हो गया है 4 दिन में। व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? कंप्लीट वर्क तो 1 मान रहे हैं हम, 1 - 2/3, रिमेनिंग वर्क है 1/3। मतलब 4 दिन दोनों ने लग के इतना काम कर दिया, अब इतना रह गया है। अब इस काम को ए करेगा अकेला, तो मैं मान लेता हूं कि लेट ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को ए कंप्लीट कर देगा कितने दिन में? इन x डेज, x डेज में पूरा कर देगा। ए 1 दिन में इतना हिस्सा करता है, तो अगर x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो x डेज में ये कितना करेगा? x/15। दिस इज द पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय द ए इन x डेज। समझ में आई? दिस इज द पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय द ए इन x डेज। अगर x डेज में इतना काम करेगा ये और पूरा हो जाएगा काम, तो काम है कितना? 1/3। 1/3 तो बचा हुआ है, तो आपके पास x कितना आएगा? 3 5 जा 15। अरे आपके पास 15 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू 5 आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि बचे हुए काम को ए 5 दिन में पूरा कर देगा। कई बार आपको, अब समझ में आ गया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार आपको यूं लिखा मिलेगा कि ए इज ट्वाइस। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको देखना। इस तरीके की भी स्टेटमेंट आपको टाइम वर्क के अंदर मिलेगी। वो आपको कहेगा ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। मतलब क्या है कि बी का अगर 1 दिन का काम, बी 1 दिन में अगर काम का 1/y पार्ट x पार्ट करता है, ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो तिगुनी है, तो एज 1 डे वर्क जो हो जाएगा वो 3/x पार्ट कर देगा। ए अगर बी 1 दिन में 1/x पार्ट करेगा तो ए अगर थ्राइस एफिशिएंसी रखता है तो 3/x पार्ट कर देगा। आपने इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी करेंगे।